नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी तमाम खबरें आपके बीच पर लेकर आया हूं। आज 29वां दिन है युद्ध का। रूस यूक्रेन युद्ध में अगर कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है तो आप भी जानते हैं, वो है यूक्रेन की जनता। यूक्रेन से लगातार पलायन कर रहे लोग पड़ोसी देशों की शरण ले रहे हैं। ऐसे में जंग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मानवीय मदद के लिए सामने आए हैं। उन्होंने एक मानवीय सहायता वेबसाइट लॉन्च की है जो लोगों के लिए मददगार साबित होगी। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 29वां दिन है। दोनों देशों के बीच युद्ध एक खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। रूसी सैन्य बलों और बम धमाकों से यूक्रेनी धरती दहल उठी है। रूसी सैनिकों के हमले से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही का आलम है। भारी संख्या में वहां से लोगों का पलायन जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन पर आक्रमण के बाद 33 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों ने अपना देश छोड़ दिया है और वो पड़ोसी देशों की शरण ले रहे हैं। ऐसे में अपने लोगों की सहायता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आगे आए हैं। यूक्रेन संकट के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मानवीय सहायता वेबसाइट लॉन्च की है। उनके कार्यालय ने एक मानवीय सहायता वेबसाइट शुरू की है जो ये पता लगाने में मदद करती है कि सहायता कैसे और किसे करनी है। ज़ेलेंस्की का ये पोर्टल विदेशी और यूक्रेनी मानवीय सहायता केंद्रों से संपर्क साधने में भी मदद करेगा। 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद से लगातार यूक्रेन पर हमले जारी हैं। बड़ी बड़ी इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लोगों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। रूसी हमले की वजह से भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। वहीं यूक्रेन की सरकार भी कई हजार रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रही है। इन दावों के बीच जो लोग पलायन कर गए हैं, जिनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, वो अगर कोई मानवीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए ज़ेलेंस्की की ये वेबसाइट निश्चित तौर पर वरदान साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन के मारिउपोल शहर में भीषण बमबारी की है, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हुई और कुछ घायल भी हो गए। लेकिन तुर्की का दावा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही युद्ध विराम हो सकता है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस के साथ उनकी बातचीत आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तबाही की ये जंग जल्द ही थम जाएगी? रूस और यूक्रेन के बीच 28वें दिन भी भीषण घमासान जारी है। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन में घमासान चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस महायुद्ध को रोकने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। दो देशों के बीच चल रहे इस महासंग्राम को रुकवाने के लिए तुर्की सबसे आगे नजर आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में तुर्की ने कूटनीतिक स्तर पर इस संकट के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और दावा किया है कि यूक्रेन और रूस समझौते के करीब पहुंच गए हैं। कभी भी नहीं मानेगा यूक्रेन आज की तारीख में, क्योंकि लड़ाई इसी की वजह से हुई थी और यूक्रेन कहता है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं अगर आप सीज फायर करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में बातचीत होने के बहुत कम चांसेस हैं। लड़ाई बहुत ज्यादा जोनों से चली हुई है, आर पार की लड़ाई चली हुई है, स्पेशली खार्किव और कीव में। जब तक कीव नहीं गिरता, ये मैं कह सकता हूं कि यूक्रेन की फोर्स लड़ती रहेंगे। और जिस तरीके से उनकी डिफेंसेस बनी हुई हैं कीव की,
एंटी टैंक डिफेंसेस। लगता है ये लड़ाई आके काफी खिंचेगी। जितनी लड़ाई ज्यादा खिंचती है, ये एडवांटेज टू यूक्रेन, डिसएडवांटेज टू पुतिन। और मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में रूस जो है दलदल में फंस गया है। ये कहीं ऐसा ना हो कि ये अफगानिस्तान 2.0 बन जाए यूक्रेन। लेकिन सवाल यह है कि दो ईसाई देशों के बीच ये मुस्लिम मुल्क तुर्की कैसे अचानक इतना अहम हो गया। तो इसके पीछे 3 वजह बताई जा रही हैं। पहला ये कि तुर्की दूसरे देशों की अपेक्षा रूस और यूक्रेन से ज्यादा करीब है, और दूसरा कारण ये है कि रूस इस मामले में अमेरिका या तमाम पश्चिमी देशों को लीड नहीं करने देना चाहता और तुर्की के जरिए पूर्वी यूरोप में एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आना चाहता है। जबकि तीसरी वजह यह है कि रूस पहले ही अजरबैजान, लीबिया और सीरिया में हुए खून खराबे को रोकने में तुर्की की भूमिका को परख चुका है। कहीं मुकाबला नहीं था रूस के सामने यूक्रेन का, मगर ये भी सच है ग्राउंड पे जो चीज सोचा था पुतिन ने, वो वो ओवर कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेन की फाइटिंग विल को। और यही नजारा आप देख रहे हैं। 28 दिन हो गए, आज भी वो एक खरसन जैसे टाउन के अलावा किसी को वो आज तक वो कैप्चर नहीं कर पाए हैं। मैरिपोल देख लें, खार्किव देख लें, की लड़ाई चली हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में भी जो यूक्रेन है वो बड़े अच्छी तरीके से लड़ रहा है। कहीं ना कहीं जेलेंस्की की जो इंस्पायरेशन लीडरशिप है और कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया आर पार की लड़ाई, तो मुझे लगता है कि पुतिन को बहुत महंगा पड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा है कि रूस के साथ उनकी बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन रूस ने अब मांग की है कि यूक्रेन आधिकारिक तौर पर खुद को एक तटस्थ देश घोषित करे और कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। तो वहीं कीव ने जोर देकर कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर बिना वजह हमला किया। तो वहीं अमेरिका ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा कि रूस ने जिस मकसद के साथ यूक्रेन जंग की शुरुआत की है वो उसे हासिल करने में नाकाम रहा है। हालांकि इस नाकामी के बावजूद ये युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा। अमेरिका के इन दावों पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 2 टूक लहजे में कह डाला है कि यूक्रेन युद्ध उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है और अमेरिका ने रूस की जोर शोर से घेराबंदी भी शुरू कर दी है। पोलैंड एक ऐसा देश है जो न चाहते हुए भी इस लड़ाई में बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। अब लगभग 20 लाख कुछ हजार शरणार्थी यूक्रेन से इस समय पोलैंड में मौजूद है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ब्रसेल्स और पोलैंड में अपनी घेराबंदी को देख रहा है, लेकिन रूस ने यह साफ कर दिया है कि वो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व को खतरा होगा। रूसी फौज के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन का मारियुपोल शहर दहल उठा। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुका है। मारियुपोल में करीब 2 लाख लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जबकि अब तक यूक्रेन से 34 लाख लोग पलायन करके पोलैंड और रोमानिया में शरण ले चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के मारियुपोल को जोरदार बम धमाकों से मटिया मेट कर दिया। मंगलवार को हुए 2 शक्तिशाली बमों के हमले से मारियुपोल दहल उठा। मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूस ने यूक्रेन को सोमवार तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन यूक्रेन ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद यहां लड़ाई और तेज हो गई। मारियुपोल में पिछले 9 दिन से सीज है। चारों तरफ से रूसी फौजियों को घेर रखा है। उसके अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ना गैस जा रही है, ना पानी जा रहा है, ना सप्लाई जा रही है। और वहां घमासान पिछले 7-8 दिन से चल रहा है।
2 दिन पहले रूसी फौज का लगभग 90% शहर पर कब्जा हो चुका है। जो वहां मेजर लड़ाई है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अभी जो लड़ाई है वो एक तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है कुछ पॉकेट्स में, जहां अभी भी जो यूक्रेन सेना के कुछ जवान डटे हुए हैं और कुछ मिलिशिया जो अज़ोव बटालियन के मिलिशिया हैं उन्होंने अभी भी पोजीशंस ले रखी हैं, और इसलिए लड़ाई जो है अभी वो कन्वेंशनल लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है वहां पे। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूसी सेना को मारियुपोल शहर में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ इसे जमींदोज करके राख में तब्दील करना चाहते हैं। Станом на цей день у місті перебувають близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором. वहीं मारियुपोल में फंसे लोग कई दिनों से बिजली और पानी के बिना जीने को मजबूर हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक रणनीतिक तौर पर रूस के लिए अहम इस शहर में 2 लाख से अधिक लोग फंसे हुए हैं। जहां तक बात है मरियापोल की, मरियापोल में ज्यादातर शहर पे इस वक्त कब्जा हो चुका है रूसी फौज का। रूसी नेवी जो है सी ऑफ अज़ोव, जो अज़ोव समुद्र है वहां से उसके जहाज भी फायरिंग कर रहे हैं शहर कुछ इलाकों में। कुछ पॉकेट्स बची हैं मरियापोल शहर के अंदर जहां अभी भी लड़ाई जारी है, लेकिन ये जो लड़ाई है ज्यादातर गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर पर है, क्योंकि घर से घर और स्ट्रीट से स्ट्रीट उसमें लड़ाई हो रही है। बाकी मोटे मोटे पूरे इलाके पर मरियापोल शहर के रूसी फौज का कब्जा हो चुका है, और इवैक्यूएशन जो है सिविलियंस का अभी भी जारी है। कल 8000 लोगों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी 1 लाख लोग सिविलियंस जो हैं इस लड़ाई के बीच में मरियापोल के अंदर फंसे हुए हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में न तो रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं, न ही यूक्रेनी फौज के जवान। इस वीडियो में फौजी पोशाक में ताबड़तोड़ हमला करने वाले चेचेन लड़ाके हैं। यह वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास चल रही जंग का है। बता दें, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद चेचेन लड़ाके दोहरी भूमिका में हैं। चेचेन लड़ाकों का एक बड़ा धड़ा रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लेकिन यह वीडियो चेचेन लड़ाकों के शेख मंसूर दस्ते का है, और कहा जाता है कि शेख मंसूर दस्ते के चेचेन लड़ाके रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। चेचन फाइटर्स है, उनको बहुत घातक लड़ाकू माना जाता है, और उनको माना जाता है कि वो देखते नहीं है, सिर्फ गोली चलाते हैं, ऐसा माना जाता है। उनको बहुत क्रूर माना जाता है, और ये सच भी है। लेकिन उनका जो रोल है इस लड़ाई में, या उनकी जो भूमिका है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो रशियन आर्मी की भूमिका को नजरअंदाज किया जा सके। कहीं छोटा मोटा उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं। कीव के बाहर इर्पिन के इलाके में उनको भारी क्षति उठानी पड़ी है काउंटर अटैक्स में, और वो ज्यादातर अभी वापस चले गए हैं। ये वीडियो क्रीमिया के सेवेस्तोपोल का है। सेवेस्तोपोल ब्लैक सी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस सेवेस्तोपोल का इस्तेमाल यूक्रेन पर मिसाइल दागने के लिए करता रहा है, और यह तस्वीर रूस के क्रूज मिसाइल हमले को तस्दीक कर रही है। रूस यहां से यूक्रेन के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा है। Попри всі складнощі, за сьогодні все ж таки вдалося врятувати 7026 маріупольців. Завтра продовжимо цю важливу роботу. Наші представники намагаються домовитись про гуманітарні коридори ще й у Київській, у Харківській, Запорізькій, у Луганській областях. हालांकि इस वीडियो के लोकेशन की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में किस हद तक तबाही हुई है। इसके अलावा यूक्रेन की बर्बादी की और कई नई तस्वीरें सामने आई हैं। ताजा वीडियो माकारीव का है। रूसी हमले में बर्बाद पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतें तहस नहस हो गईं। यानी एक के बाद एक हमले, और जंग में 28वें दिन आते आते मारियुपोल पूरी तरह तबाह हो चुका है। जहां एक तरफ रूसी हमलों से बचने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल है कि मारियुपोल रूस की आंखों की किरकिरी क्यों बना हुआ है। बता दें, क्रीमिया पर कब्जे के बाद
रूस के लिए मारियुपोल को मुट्ठी में करना जरूरी हो गया, क्योंकि मारियुपोल के जरिए रूस दोनेत्स्क में यूक्रेन विरोधी ताकतों को मदद करने में सक्षम हो पाया, जिसे यूक्रेन बखूबी समझ रहा है। वार्सा से गौरव सावंत के साथ कीव से राजेश पवार की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई किसी भी वक्त जो है परमाणु युद्ध में तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि रूस ने यह धमकी दी है कि अगर उसके अस्तित्व पर संकट आया तो वो परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं कतराएगा। वहीं अमेरिका को भी ये डर सता रहा है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन से युद्ध के 28वें दिन रूस ने परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे दी। क्योंकि इतने दिन बाद भी रूसी सेना को जमीन के रास्ते आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है और उसे दक्षिण यूक्रेन में लगातार यूक्रेन की सेना से करारा जवाब मिल रहा है। देखिए, कल जो है कीव में बड़ी भारी बमबारी हुई है, आर्टिलरी शेलिंग हुई है, काफी 18 से 20 धमाके सुने गए कल दिन के टाइम पे। रात को कोई फायरिंग नहीं हुई है सच, लेकिन कल दिन में काफी भारी फायरिंग हुई थी यहाँ पर। और जो ग्राउंड फोर्सेस हैं कीव के आसपास, ये जो खबर आ रही है कि वहां ठहराव आ गया है लड़ाई में, लड़ाई स्टॉल हो गई है, रूसी फौजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और जो खबर आ रही है कि वो वहीं अपने डिफेंसेस तैयार कर रही हैं कीव के बाहरी इलाके में। उन्होंने वहां मोर्चे खोद लिए हैं और नए मोर्चे बना लिए हैं, डिफेंसिव मोर्चे कीव के बाहर। इससे यह लगता है कि शायद रूसी फौज कहीं ना कहीं ये तैयारी कर रही है कि कीव को घेर कर उसके चारों तरफ डिफेंसेस बना लेगी, ताकि कोई काउंटर ऑफेंसिव होता है यूक्रेन फोर्सेस का उसको नाकाम कर सकें। और दूसरा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो प्लान नहीं कर रहे हैं कीव के अंदर घुसने का, क्योंकि वो बहुत ही खून खराबे वाला काम होगा दोनों के लिए, रूसी फौजों के लिए और यूक्रेन फौजों के लिए। वहीं इसकी बड़ी वजह यह भी है कि युद्ध लंबा खींचने और वैश्विक मंचों पर दरकिनार किए जाने से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बौखलाहट बढ़ रही है। पुतिन की इसी बौखलाहट में रूस ने कहा कि अगर उसके अस्तित्व पर आंच आई तो वो एटम बम के इस्तेमाल से नहीं झुकेगा। रूस की ताजा धमकी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से आई है। एक पत्रकार ने पेस्कोव से पूछा कि क्या आप जानते हैं या आपको भरोसा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन परमाणु विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे? इस पर पेस्कोव ने कहा, अगर हमारे देश पर खतरा आया तो हम इसका इस्तेमाल अपने तय नियम के मुताबिक करेंगे। पत्रकार चाहता था कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार कर दुनिया को आश्वस्त कर दे कि वो ऐसा नहीं करने जा रहा है, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि नाटो देश पोलैंड भी रूस की तैयारियों से डरा हुआ है। यही वजह है कि शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पोलैंड पहुंचने वाले हैं। हाँ, लगातार जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हथियारों के साथ। वो हथियार न केवल यूक्रेन भेजे जाने के लिए है, बल्कि यहाँ पर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस अब बहुत तेज हो गई है। पोलैंड को खतरा यह है कि अगर रूस सफल होता है यूक्रेन में तो अगला निशाना पोलैंड ही होगा। हालांकि अंतर यह है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, पोलैंड नेटो का सदस्य है। लेकिन क्या अगर व्लादिमीर पुतिन की और रूस की शक्ति इस तरह बढ़ती गई तो क्या वो इसको मानेंगे? क्या हम असल में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं? वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये चेतावनी दी है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन वो इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Могу вас заверить, Россия, как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. एक तरफ तो रूस ने यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन उस पर
परमाणु हमला कर सकता है और इसी आधार पर धमकी दे रहा है कि अगर उसके अस्तित्व पर खतरा आया तो वो एटम बम के इस्तेमाल से नहीं चूकेगा। वहीं जहां तक पुतिन की बात है तो यूक्रेन से युद्ध के चौथे दिन ही उन्होंने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को एक्टिव कर दिया था। Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства। रूस यूक्रेन युद्ध के परमाणु महायुद्ध में बदलने का खतरा अब और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है पुतिन यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी में है, क्योंकि मॉस्को के तौर तरीके और क्रूर होते जा रहे हैं। वॉर्सो से गौरव सावंत, कीव से राजेश पवार और मॉस्को से गीता मोहन की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।